नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उड़ान ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम देखेंगे उड़ान सीजीपीएससी प्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2020 में टेस्ट क्रमांक 32 के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर कितना है? और इसका सही आंसर है 60.24%। अगला सवाल देखिए, हमारा अगला सवाल है, शिवनाथ नदी किस अपवाह क्रम में शामिल है? इसका सही आंसर है महानदी अपवाह क्रम में। ठीक है, ऐसे तो छत्तीसगढ़ में गंगा, गोदावरी, नर्मदा ये अपवाह तंत्र भी शामिल हैं, लेकिन शिवनाथ नदी मुख्य रूप से महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है और महानदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी या सबसे बड़ी सहायक नदी में इसका नाम आता है शिवनाथ नदी का। चलिए अगला सवाल देखते हैं, राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है लाभांडी में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हमारा अगला सवाल है, कृषि वर्ष 2018-19 में किस तिलहन फसल का उत्पादन सर्वाधिक रहा है? इसका सही आंसर है मूंगफली। देखते हैं अन्य फसलों का उत्पादन कितना रहा है। मूंगफली का उत्पादन रहा है लगभग 78,000 टन, सोयाबीन का उत्पादन रहा है लगभग 52,000 टन, सरसों का उत्पादन रहा है लगभग 18,000 टन का और रामतिल का उत्पादन रहा है लगभग 10,000 टन का। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि सर्वाधिक उत्पादन किसका रहा है? मूंगफली का। ठीक है, अगला सवाल देखिए, शाकंभरी योजना अंतर्गत कूप निर्माण हेतु शासन द्वारा कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? इसका सही आंसर है 50% अनुदान दिया जाता है, अर्थात विकल्प बी हमारा सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित नहीं है? जैसे पहला है गंगरेल, दूसरा है सिकासार, तीसरा है बांगो, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गंगरेल में देखिए 10 मेगावाट 2.5 का 4 यूनिट स्थापित है। वैसे ही सिकासार में देखिए सिकासार विद्युत परियोजना स्थापित है। ठीक है, इसके अलावा बांगो जल विद्युत परियोजना है जहां पर 120 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो इन तीनों ही जगहों पर जल विद्युत केंद्र स्थापित हैं। ठीक है, अर्थात हमारा सही आंसर क्या होगा? विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कुछ हिस्सा से निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरता है? इसका सही आंसर है 45, नेशनल हाईवे क्रमांक 45, जो कि जबलपुर से बिलासपुर को जोड़ता है। ठीक है, ये यहां से होकर के गुजरता है। अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2019 की स्थिति में देश का कितने प्रतिशत कोयला भंडार प्रदेश में है? अप्रैल 2019 की स्थिति में पूछा जा रहा है, जब मिनरल रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, माइनिंग रिपोर्ट जारी किया जाता है उसके हिसाब से। तो इसका सही आंसर है 18.35%। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्रदेश में लौह अयस्क के भंडारण का सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर लिया गया है विकल्प सी। देखते हैं कौन कौन सा क्रम है। पहला है बैलाडीला, जो कि बस्तर संभाग दंतेवाड़ा जिले में है। दूसरा है रावघाट, कांकेर जिले में। तीसरा है एकलामा, कवर्धा में। और चौथा है दल्ली राजहरा, बालोद जिले का। इनमें से सर्वाधिक अगर आयरन ओर का भंडार कहीं है तो वह है बैलाडीला, दूसरे नंबर पर आता है रावघाट, तीसरे पे एकलामा और चौथे पे दल्ली राजहरा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सुमेलित कीजिए, हमें बताना है कौन कौन से सीमेंट उद्योग किस स्थान पर हैं। एक तरफ सीमेंट उद्योगों के नाम लिखे हैं और एक तरफ उनके स्थान लिखे हुए हैं, तो हमें इसको सुमेलित करते चलना है। चलिए देखते हैं। पहला है देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट, ये रवान में स्थित है। दूसरा है लाफार्ज सीमेंट, ये अरसमेटा में स्थित है। तीसरा है जेके लक्ष्मी सीमेंट, जो कि अहिरवारा में स्थित है।
और चौथा है सेंचुरी सीमेंट जो कि बैकुंठ रायपुर में स्थित है। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, ए बी सी डी सुमेलित है, 1 2 3 4। अगला स्लाइड देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा, विकल्प बी, ए बी सी डी, 1 2 3 4। अगला सवाल देखते हैं, प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक विस्तार किस वन क्षेत्र का है। तो प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ के वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं, पहला है आरक्षित, दूसरा है संरक्षित और तीसरा है अवर्गीकृत वन। ठीक है, अगर हम देखें तो आरक्षित वनों का जो क्षेत्रफल है वो इसके आधार पर सबसे ज्यादा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर संरक्षित वन आते हैं और तीसरे नंबर पे अवर्गीकृत वनों का क्षेत्रफल आता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा सही आंसर क्या होगा, विकल्प ए, आरक्षित वनों का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक वर्गीकरण की दृष्टि से सर्वाधिक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उदंती अभयारण्य किस जिले में स्थित है। उदंती अभयारण्य देखिए गरियाबंद जिले में स्थित है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, विकल्प ए। अगला सवाल देखते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस विभाग में गोंडवाना क्रम के चट्टानों का विस्तार प्राप्त नहीं है। गोंडवाना चट्टानों का विस्तार छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नहीं है, जो विकल्प यहां पर दिए गए हैं इनके हिसाब से हमें यह बताना है। पहला लिखा हुआ है पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा है दंडकारण्य का पठार, तीसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गोंडवाना चट्टानों का विस्तार पूर्वी बघेलखंड के पठार में है, इसके अंतर्गत सरगुजा संभाग पूरा आता है और यहां पर हमें कोयले की प्राप्ति होती है जो कि गोंडवाना चट्टानों का प्रमुख खनिज है। दूसरे नंबर पे आते देखिए दंडकारण्य, दंडकारण्य के पठार में हमें कहीं भी गोंडवाना चट्टानों का जानकारी प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत जो रायगढ़ कोरबा का जो क्षेत्र है, ठीक है, इन क्षेत्रों में हमें गोंडवाना चट्टानों की प्राप्ति होती है, जिसमें आप देखेंगे कि रायगढ़ क्षेत्र में, कोरबा क्षेत्र में हमें कोयले का उत्खनन किया जाता है, कोयले की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से अगर हम इन तीनों विकल्पों को देखें ध्यान से तो इसमें दंडकारण्य का पठार एक ऐसा विकल्प है जहां पर गोंडवाना चट्टानें प्राप्त नहीं होती हैं और यही इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अलबका पहाड़ी का विस्तार निम्नांकित में से किस जिले में है। इसका सही आंसर है बीजापुर जिले में। अगला सवाल देखते हैं, हमारा अगला सवाल है मातर तिहार के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। देखिए पहला कथन है यह पर्व यादव समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है यह पर्व दीपावली के दूसरे तीसरे दिन मनाया जाता है। और तीसरा है इस पर्व में खुडहर देव की पूजा की जाती है। यहां पर अगर मातर तिहार के संबंध में देखा जाए तो ये तीनों ही स्टेटमेंट राइट हैं। इसका मतलब हमारा सही आंसर होगा विकल्प सी, जिसमें सभी विकल्प सत्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। देखिए पहला स्टेटमेंट है पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देबे संदेश है। दूसरा विकल्प है दूसरी छत्तीसगढ़ी फिल्म घर द्वार है। तीसरा विकल्प कह रहा है मोर छैया भुइयां पहली सर्वाधिक सफलतम फिल्म थी। और चौथा विकल्प है हिंदी फिल्म नदिया के पार का निर्देशन किशोर साहू के द्वारा किया गया था। ध्यान से देखें तो ये चारों ही विकल्प जो हैं, चारों ही कथन जो हैं सही हैं और इसके आधार पर देखा जाए तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प डी 1 2 3 और 4। अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रचलित विवाह के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पहला विकल्प क्या कहता है विधवा विवाह को अर उतो भी कहा जाता है। सही है, अर उतो विधवा विवाह को ही कहा जाता है। इसके अलावा चूड़ी पहनाना, देवर ऐसे भी कहा जाता है। एक नाम उसमें से भी है कि अर उतो कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है विनिमय विवाह को गुरावट भी कहा जाता है। विनय विवाह या एक्सचेंज विवाह कहिए, इसे गुरावट विवाह कहा जाता है, अर्थात ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है अपहरण विवाह को पोटा विवाह कहते हैं। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि देखिए अपहरण विवाह
को पोटा विवाह नहीं कहा जाता, अपहरण विवाह को कहा जाता है पायसोतुर। ठीक है। और पोटा विवाह एक अन्य प्रकार का विवाह है जिसमें विवाहित महिला किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह करती है, उसे हम पोटा विवाह कहते हैं। चौथा है लमसेना जाना विवाह का संबंध हठ विवाह से है। तो देखिए यहां पर लमसेना जाना का संबंध भी हठ विवाह से नहीं है, अर्थात ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हुआ। क्योंकि देखिए लमसेना जाना का संबंध किससे है, इसमें कोई व्यक्ति अपने सास ससुर को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, वहीं जाकर के रहता है और उसके बाद उसका विवाह कराया जाता है। तो लमसेना जाना अलग विवाह हो गया। ठीक है, इसे घरजन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे सेवा विवाह भी कहा जाता है। हठ विवाह किस प्रकार का विवाह है, इसमें देखिए इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग और बैगा जनजाति के लोग इसे कोई ढूकू के नाम से, कोई पैठुल के नाम से जानता है। तो हठ विवाह एक अलग प्रकार का विवाह है जिसमें जो लड़की है वो एक व्यक्ति के यहाँ चली जाती है जिसे वो प्रेम करती है और वहां जाकर के जिद करने लगती है और उसका विवाह कराया जाता है। तो ये क्या है, हठ विवाह। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो तीसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है ये क्या है, रॉन्ग है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, राइट है। अगली स्लाइड देखते हैं। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 जो कि सही हैं, बाकी के स्टेटमेंट जो हैं रॉन्ग हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। उरांव जनजाति के संबंध में विचार कर गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो उरांव जनजाति के संबंध में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है। देखिए पहला क्या कहता है, उरांव जनजाति मुख्यतः सरगुजा संभाग में निवासरत है। यह स्टेटमेंट सही है। उरांव जनजाति मुख्य रूप से सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है और उसमें भी खास तौर से जसपुर और बलरामपुर का क्षेत्र, यहां पर इनका सर्वाधिक संकेंद्रण है। दूसरे नंबर पर देखिए, यह जनजाति भाषा के आधार पर द्रविड़ वर्ग के अंतर्गत शामिल है। बिल्कुल, यह जनजाति का जो भाषा इस्तेमाल जो करती है, कुड़ुख बोली का इस्तेमाल करती है, वो किसके अंदर शामिल होता है, द्रविड़ वर्ग के अंतर्गत। तीसरा है, इस जनजाति का युवा गृह धुमकुरिया के नाम से जाना जाता है। तो उरांव जनजाति का युवा गृह धुमकुरिया है, बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट देखिए, उरांव जनजाति का प्रमुख पर्व नवाखानी है। ये गलत है क्योंकि उरांव जनजाति का प्रमुख पर्व क्या है, सरहुल है, जिसमें सरना देवी की पूजा की जाती है, जिसका निवास माना जाता है साल वृक्ष में। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, क्योंकि यही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। अगला सवाल देखते हैं। सुलुड क्या है, एक वाद्य यंत्र, एक आभूषण, एक व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, ये बांस की एक लंबी छड़ी होती है, इसमें 3-4 छिद्र होते हैं, एक प्रकार से आप कह सकते हैं बांसुरी के जैसा ही होता है। इसे बस्तर संभाग में सुलुड कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। लोक कलाकारों के संबंध में सही है। पहला है, देहाती कला मंच का संबंध दाऊ रामचंद्र देशमुख से है। दूसरा है, दाऊ महासिंह चंद्राकर का संबंध पंथी से है। तीसरा है, देवदास बंजारे जी का संबंध पांडवानी से है। और चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी सही हैं। तो ध्यान से देखिए, देहाती कला मंच का संबंध जो है दाऊ रामचंद्र देशमुख से, ये स्टेटमेंट राइट है। दूसरा क्या कहता है, दाऊ महासिंह चंद्राकर का संबंध पंथी से है, ये रॉन्ग है, क्योंकि दाऊ महासिंह चंद्राकर का संबंध किससे है, लोक कला मंच से। वहीं देवदास बंजारे जी का संबंध पांडवानी से ना होकर के इनका संबंध किससे है, पंथी से। इस प्रकार से ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं रॉन्ग हो जाते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। विधानसभा अध्यक्ष के प्राधिकार के संबंध में विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, वह सदन के सामूहिक मत का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है, समान मतों की स्थिति में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तीसरा, सदन में किसी सदस्य के बोलने की समय सीमा का निर्धारण अध्यक्ष करता है। चौथा स्टेटमेंट है, सदन में अव्यवस्था फैलाने वाले सदस्यों को अध्यक्ष सदन से निकालने का आदेश दे सकता है। 4 स्टेटमेंट है, चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगला स्लाइड देखते हैं और इसके हिसाब से हमारा सही आंसर क्या होगा, विकल्प डी, सभी स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्तमान प्राक्कलन समिति के सभापति कौन है?
तो इसका सही आंसर है श्री संतराम नेताम जी। ये छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्तमान में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष श्री मनोज सिंह मंडावी जी हैं, उनका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्या है? इसका सही आंसर है भानु प्रतापपुर, और ये आपका एसटी सीट्स है और इसका क्रमांक है 80 और ये है कांकेर जिले के अंतर्गत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मंत्रिमंडल में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है श्री जयसिंह अग्रवाल जी। इन्हें वर्तमान में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का मंत्री बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कितने विधायक हैं? इसका सही आंसर है वर्तमान में 4 विधायक हैं। ये काफी चर्चा का विषय रहा है हाल ही में, जब गौरला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत मरवाही विधानसभा क्षेत्र का जो फिर से चुनाव कराया जा रहा था उस समय। ठीक है, देखिए कौन कौन शामिल हैं इन 4 विधायकों में। एक है आपके श्रीमती रेणु जोगी जी, दूसरे हैं श्री धर्मजीत सिंह जी, तीसरे प्रमोद कुमार शर्मा जी, और चौथे हैं खैरागढ़ से देवव्रत सिंह जी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र महिला लोकसभा सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है जिला कोरबा। देखिए छत्तीसगढ़ में लोकसभा की जो सीट्स हैं उनकी कुल संख्या है 11, जिसमें से 2 सीटों पर कांग्रेस विजयी रही थी जब इसका चुनाव हुआ। उनमें से एक थी ज्योत्सना चरणदास महंत जी, जो कि कोरबा क्षेत्र से विजित हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। जनजातीय नृत्यों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जनजातीय नृत्यों के बारे में स्टेटमेंट दिए हुए, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला देखिए क्या लिखा है। बिल्मा नृत्य गोंड और बैगा जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है, बिल्कुल सही है। दूसरा है थापटी नृत्य कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य है, यह भी सही है। तीसरा है परब नृत्य दोरला जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। यहां पर ध्यान से देखिए, परब नृत्य जो है जनजाति का नहीं है, परब नृत्य जो है ये धुरवा जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। चौथा है दमनज नृत्य कोरवा जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। तो यहां पर देखिए पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है और यही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ी कविता संग्रह सुरता के चंदन की रचना किसने की है? इसका सही आंसर है श्री हरि ठाकुर जी ने करी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, हमने जो स्वतंत्रता प्राप्त की है वह किसी दल, पार्टी या संप्रदाय की नहीं है, यह इस पुरातन देश में रहने वाले स्त्री, पुरुष एवं बच्चों की है। स्वतंत्रता के संबंध में यह कथन छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के हैं? इसका सही आंसर है पंडित रविशंकर शुक्ल जी, इन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रवादी नेता अमरनाथ तिवारी का संबंध किससे है? इनका संबंध है रायगढ़ जिले से। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 22 अगस्त 1930 को नवागांव में हुए जंगल सत्याग्रह में शामिल नेता थे। पहला है नथुजी जगताप, दूसरा है नारायणराव मेघावाले, तीसरे हैं सुंदरलाल शर्मा और चौथा है बैरिस्टर छेदीलाल। तो इसमें देखिए पहला और दूसरा ये दोनों सही है। अगला स्लाइड देखिए, इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या होगा? विकल्प ए 1 और 2। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में झंडा सत्याग्रह कब आयोजित किया गया? पहला विकल्प है 31 मार्च 1923, दूसरा है 1 मार्च 23, तीसरा है 30 अप्रैल 1923, चौथा है 31 जनवरी 1923 और इसका सही आंसर है 31 मार्च 1923 को झंडा सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए।
संबलपुर को विजित कर छत्तीसगढ़ में शामिल करने का श्रेय किस मराठा सूबेदार को दिया जाता है? इसका सही आंसर है केशव गोविंद को इनके समय में ही संबलपुर को विजिट कर छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। फॉरेस्टर नामक यूरोपीय या अंग्रेजी यात्री छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था? तो देखिए इसका सही आंसर है विकल्प सी 1795, और इस समय मराठा सूबेदारों का यहाँ प्रशासन हुआ करता था, जिसमें सूबेदार थे महिपत राव दिनकर जी, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा सूबेदार भी थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बिंबाजी भोसले के काल में सर्वाधिक टकोली किस जमींदारी से वसूल की जाती थी? ठीक है, इसका सही आंसर है खैरागढ़ जमींदारी क्षेत्र से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अचाली भट्टारक किस नलवंशीय शासक की भार्या थी? 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से सही आंसर है विकल्प बी भौदत्त वर्मा की धर्मपत्नी का नाम था अचाली भट्टारिका या अचाली भट्टारक। और साथ ही साथ याद रखें कि भट्टारक या परम भट्टारक की उपाधि भी भौदत्त वर्मा ने पहले धारण की थी, और उसके बाद इनके पुत्र अर्थपति के नाम के आगे लगता है अर्थपति भट्टारक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। पोरागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण किस नलवंशी शासक ने करवाया था? ठीक है, तो देखिए पोरागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था स्कंद वर्मा ने। ठीक है, स्कंद वर्मा ने जो उजड़ा हुआ पोरागढ़ था इसे पुनः बसाया, और पुनः बसाने के बाद वहां पर एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, और यही वो स्थान है पोरागढ़ जहां से नलवंशियों का पहला अभिलेख प्राप्त हुआ था या शिलालेख प्राप्त हुआ था। वो कहाँ है? पोरागढ़। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हरि स्वामी तथा बोप्प स्वामी को ग्राम दान दिए जाने का प्रमाण छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन राजवंश के इतिहास में प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है राजर्षि तुल्य कुल वंश। ठीक है, इस वंश की देखिए जानकारी का एकमात्र सबसे प्रमुख स्रोत है भीमसेन द्वितीय के आरंग से प्राप्त हुए ताम्रपत्र से, और इसी में उल्लेख मिलता है कि हरि स्वामी और बप्प स्वामी को उसमें कुछ ग्रामों को दान में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा पांडुवंशीय शासक अपनी राजमुद्रा में गरुड़ का अंकन करवाता था? इसका सही आंसर है महाशिव तिवरदेव। इन्होंने ही अपनी राजमुद्रा में गरुड़ का अंकन करवाया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख यह बताता है कि पृथ्वी देव द्वितीय का जयसिंह नामक भाई था? और इसका सही आंसर है कोटगढ़ अभिलेख। यह अभिलेख बताता है कि पृथ्वी देव द्वितीय का एक जयसिंह नाम का भाई भी था। ठीक है, अगला सवाल। रोलेट एक्ट के विरोध में बिलासपुर के पचरी घाट में काले वस्त्र धारण कर या पहनकर रैली निकाली गई। निम्नलिखित में से कौन से नेता इस रैली में सम्मिलित थे? ठीक है, तो देखिए पहला बैरिस्टर छेदीलाल, दूसरा ई राघवेंद्र राव, तीसरा यदुनंदन प्रसाद, और चौथा है शिव दुलारे मिश्र। अगला स्लाइड देखते हैं। इन विकल्पों के आधार पर देखा जाए तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, जिसमें 1, 2 और 4 ये सभी नेता जो है पचरी घाट में शामिल हुए थे और स्नान करके काले वस्त्र धारण किया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, बिलासपुर के रतनपुर से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर है सदाशिव राव प्रसाद ने। इन्होंने बिलासपुर के रतनपुर से इसका नेतृत्व किया था और कुछ जगहों पर कई प्रकार के कार्यों को अंजाम इन्होंने दिया। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण का स्थापना किया गया। कब किया गया? जून 2001 में किया गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य से निम्नलिखित में से कौन सा जिला आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल नहीं है? ठीक है, देखिए आकांक्षी जिलों की लिस्ट जारी की गई थी नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, जिसमें इन अलग अलग जिलों, अलग अलग देश राज्यों से अलग अलग जिलों को शामिल किया गया था। छत्तीसगढ़ से
10 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन से जिले हैं? तो देखिए 10 में से 7 आपको मिलेंगे बस्तर संभाग में, ठीक है, और 3 मिलेंगे अन्य जिले, जिसमें से आपको नाम मिलेगा एक शॉर्टकट है रामको। देखिए R फॉर राजनांदगांव, M फॉर महासमुंद और तीसरा है K फॉर कोरबा, ठीक है। इस प्रकार से देखा जाए तो बस्तर संभाग के 7 जिले और अन्य 3 जिले में राजनांदगांव, महासमुंद और कोरबा, अर्थात इसमें से देखा जाए तो विकल्प डी, क्योंकि महासमुंद, कोरबा, राजनांदगांव तीनों ही आकांक्षी जिलों के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, विपणन वर्ष 2020-21 के लिए सामान्य ग्रेड धान के समर्थन मूल्य हैं। देखिए 2020-21 के लिए जो सामान्य ग्रेड का धान है, देखिए 2 प्रकार के ग्रेड हैं, एक सामान्य ग्रेड और एक ग्रेड, 2 ग्रेड होते हैं। तो सामान्य ग्रेड का जो धान है इसका कीमत रखा गया है 1868 रुपए, ठीक है, प्रति कुंटल। वहीं ए ग्रेड धान की कीमत रखी गई है 1888 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा सही आंसर क्या होगा? विकल्प सी। अगला सवाल देखते हैं, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में स्थिर कीमत 2011-12 में वर्ष 2014-15 से लेकर के 2019-20 की अवधि में औसत वृद्धि दर कितनी रही है? इसका सही आंसर है 4.99% की औसत वृद्धि दर रही है, ठीक है। इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ से पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण हम देख लिए हैं। अब आगे के विश्लेषण सर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आगे हम देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 32 में हिस्ट्री के क्वेश्चन के एनालिसिस, जिसमें क्वेश्चन जो होंगे 47 से लेकर 56 तक होंगे। तो देखिएगा, हमारा पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तिरुचिरापल्ली से वेदरनयम तक मार्च निकालने का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, इसे दक्षिण का डांडी मार्च भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा, और किस नाम से? वेदरनयम के मार्च के नाम से भी जाना जाता है। जो किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी द्वारा किया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न हो सकता है आपको पूछा जाए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर लिखिए। तो अगस्त घोषणा याद रखिएगा, ये कब आता है? अगस्त घोषणा 1917 में, 20 अगस्त 1917। अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 को आता है। अगस्त संकल्प ये 1942 का है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। और दिल्ली प्रस्ताव जो है मुस्लिम लीग से संबंधित है, जो 1927 में आता है, मुस्लिम लीग। तो ये हम जोड़ते हैं किससे किससे संबंधित है। तो देखिएगा 1917 में अगस्त जब घोषणा होता है तो भारत सचिव द्वारा घोषणा किया जाता है, तो मॉन्टेग्यू के द्वारा। तो ये मिल गया हमको। फिर देखते हैं अगस्त प्रस्ताव लिलिथगो प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, तो यहां देखिए लॉर्ड लिलिथगो। फिर अगस्त संकल्प 1942 का है, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से जी जानते हैं, तो ये गांधी जी से संबंधित है। फिर जैसे कि मैंने कहा दिल्ली प्रस्ताव, जब देखिएगा आप जब इतिहास पढ़ें और 1947 में जब साइमन कमीशन की घोषणा होती है, उसी दौरान दिल्ली में मुस्लिम लीग की बैठक होती है, जिसमें जो प्रस्ताव दिया जाता है उसे दिल्ली प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर ये मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ा। तो देखिएगा फर्स्ट का सेकंड जहां पर मिल रहा होगा, सेकंड का फर्स्ट जहां पर मिल रहा होगा वो हमारा उत्तर होगा। तो यहां पर देखिएगा, यहीं पर देखिएगा एक में ही बस मिल रहा है हमको क्या? पहले का जो आंसर है वो सेकंड, तो क्या हो गया? ए हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है 49, लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का मिलान करें। तो यहां पर देखिएगा इधर आंदोलन लिखा हुआ है और इधर व्यक्ति जिसने जाने जाते हैं। तो देखिएगा होम रूल लीग आंदोलन, तो होम रूल आंदोलन से कौन जुड़ी हुई थी? तो एनी बेसेंट। बारदोली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल। असहयोग आंदोलन से आपके गांधी जी जुड़े हुए थे और स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे कौन? सीआर दास। तो देखिएगा सभी के सभी आपने जोड़ लिए, तो 1 का 4, फिर उसके बाद 2 का 3। तो यहां पर आप देखिएगा 1 का 4 और 2 का 3, तो 2 में मिल रहे हैं। फिर उसके बाद देखते हैं 3 का क्या है? तो 1 है, तो 3 में 1 कहां पर मिल रहा है भाई? देखिए, तो ये एक ऑप्शन में जो मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है वांडी वर्ष का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो याद रखिएगा वांडी वर्ष का जो युद्ध है 1760 में संपन्न हुआ ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच, जो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। यह जो युद्ध था तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो 1756 से लेकर 1763
63 तक चला था, जिसके पश्चात पेरिस की संधि होती है। तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, इसी कर्नाटक युद्ध के बीच में ही ये वांडी वर्ष का युद्ध संपन्न होगा फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में। अगला प्रश्न हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 51। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो देखिएगा गुलाम वंश की जो स्थापना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, लेकिन उनकी जो राजधानी है वो रहती है लाहौर। उसके बाद जो शासक बनते हैं शमशी वंश में, गुलाम वंश के अंतर्गत, वो होते हैं इल्तुतमिश। उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया और इसके अलावा उन्होंने शुद्ध अरबी सिक्के भी चलाए, जिन्हें टका और जीतल के नाम से जाना जाता है। तो इल्तुतमिश वो शासक है जिन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और अरबी सिक्के भी चलाए थे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में किस शासक ने चमड़े के प्रतीक की मुद्रा प्रारंभ की थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी तक यह प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। इसका उत्तर याद रखेगा, यह वह शासक है जिसने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन प्रारंभ कराया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तो याद रखिएगा, आप समझ चुके होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण निम्न में से किस शासक ने कराया था? अब देखिएगा कुतुब मीनार का जो निर्माण है, सर्वप्रथम जो है निर्माण अगर हम बात करें तो जो इनका पहला मंजिल रहता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया जाता है। जो इसका दूसरा, तीसरा और चौथा मंजिल है, अर्थात जो कार्य को पूर्ण कराते हैं, वो इल्तुतमिश है। फिर 1369 में जब इसके ऊपर बिजली गिर जाता है, तब यहां पर देखिए इसकी मरम्मत और साथ में 5वें फ्लोर का जो निर्माण है, 5वीं मंजिल का जो निर्माण है, वो कराया जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और उसके अगर आगे बात करें तो याद रखिएगा 1505 में जब दिल्ली में भूकंप आता है, तो दिल्ली में जब भूकंप आता है तो ये फिर से जर्जर हो जाता है और फिर से इसकी मरम्मत कौन कराते हैं? फिर लोधी वंश के सिकंदर लोधी। तो देखिएगा दो शासकों ने इसका क्या किया है? पुनर्निर्माण कराया है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में कौन सा नाम आपको दिख रहा है? गैसुद्दीन बलबन जी नहीं, यहां पर हमने नहीं पढ़ा। मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल नहीं। फिरोज शाह तुगलक, जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने इसके 5वें मंजिल का निर्माण भी कराया है और इसकी मरम्मत भी कराई है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ईसाई धर्म में 3 तत्व ईसाई ट्रिनिटी के नाम से जाने जाते हैं, तो वो कौन से 3 तत्व हैं? तो याद रखिएगा, अभी तक यह प्रश्न हमारे आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछने की संभावना है, क्योंकि हाल फिलहाल की परीक्षाओं में धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा इसका उत्तर होगा ईश्वर, ईश्वर का पुत्र ईसा मसीह तथा पवित्र आत्मा। ये 3 तत्वों को ईसाई ट्रिनिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्न में से कौन एक बौद्ध विद्वान नहीं है? देखिएगा नहीं है करके सबसे पहले इसको टिक करिएगा। ठीक, यहां पर पूछा जा रहा है कौन बौद्ध विद्वान नहीं है। तो यहां पर देखिए वसुबंधु है, अशुघोष है, नागार्जुन जी भी है। तो यहां पर कौन नहीं है? तो नेमीचंद जी नहीं है। नेमीचंद कौन है? तो जैन विद्वान है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछने की संभावना है, ऐसे ही प्रश्न दार्शनिक चिंतकों से संबंधित। तो यहां पर लिखा हुआ है प्रश्न, एकात्म मानव दर्शन किस दार्शनिक का सिद्धांत है? तो याद रखिएगा ये जो सिद्धांत है एकात्म मानव दर्शन, तो इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि दीन बंधुओं की क्या कीजिए? मदद कीजिए, उनका सहारा बनिए, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करिए। तो ये सिद्धांत जो है किनके द्वारा दिया गया? तो दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा। तो आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसी से संबंधित क्या है, जितनी भी योजनाएं हैं जो निम्न तबके की, हम जब कोई योजना लेकर आते हैं तो उसमें हम किनका नाम शामिल करते हैं? तो दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम हम शामिल करते हैं। तो ये नाम आपको क्या करना है? याद रखना है। तो ये थे इतिहास के अंतर्गत प्रश्नों का विश्लेषण। मिलते हैं अगले टेस्ट विश्लेषण में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है, बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जो बिल्कुल सही है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? बैरन द्वीप, जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। यहाँ भारतीय राज्य क्षेत्र का मतलब होता है कि भारत के सभी राज्य और साथ ही साथ भारत के सभी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो ये जो बैरन द्वीप है वो अंडमान और निकोबार यूनियन टेरिटरी में स्थित है, यानी कि पहला कथन जो है वो आपका सही है। अब बात अगर करते हैं दूसरे कथन की, तो बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो यहां पर यह बात समझिएगा कि बैरन द्वीप आपका कहां पर स्थित है? अंडमान के भी उत्तरी अंडमान में।
नॉर्दर्न अंडमान। ठीक है, तो यहां पे याद रखिए अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है, नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, साउदर्न अंडमान और ये हो गया आपका लिटिल अंडमान। ठीक, और उसके बाद अगर देखा जाए तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ये हो गया ग्रेट निकोबार। तो यहां पर ये पूछ रहा है कि ग्रेट निकोबार के पूर्व दिशा की ओर, जबकि उत्तरी अंडमान में स्थित होने के कारण ये ग्रेट निकोबार के उत्तर में होना चाहिए। तो अगर ये उत्तर लिखा होता तो शायद सही होता, तो पूर्व लिखा हुआ इसका मतलब ये है कि दूसरा कथन क्या आपका गलत। यानी कि अगर पूछ ये रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हिमालय की किन नदियों का अपवाह क्षेत्र है। 2 राज्य पूछ रहा है, पहला राज्य हिमाचल प्रदेश और दूसरा राज्य आपका उत्तराखंड। चलिए सबसे पहले रावी नदी जो आपका हिमाचल प्रदेश से निकलती है, तो पहला हिमाचल प्रदेश ये आपका सही हो गया। ठीक है, व्यास नदी ये भी आपका कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। झेलम नदी, ये झेलम नदी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से निकलती है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर से बहते हुए कहां चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है। इसका मतलब ये आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में नहीं है। सतलज की बात करें तो ये तिब्बत से निकलती है और हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब होते हुए क्या हो जाती है, पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है, तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में बहती है। और यमुना की बात करें तो ये आपका उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश होते हुए बहती है, तो ये उत्तराखंड में से निकलती है। ठीक है, यानी कि रावी, व्यास, सतलज, यमुना ये 4 नदी ऐसी हैं जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवाहित हो रही है। जबकि झेलम नदी की बात करें तो ये आपका जम्मू कश्मीर होने की वजह से ये क्या होगा, गलत होगा। यानी कि पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 59। ठीक, इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन याद रखेगा, दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। दूसरे कथन की बात करें तो उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होती है, घटती है। तो याद रखें पूर्वी क्षेत्र में सबसे पहले मध्यवर्ती मैदान की बात करें तो पश्चिम बंगाल से ये क्या होती है, मध्यवर्ती मैदान में प्रवेश करती है, जहां पर औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है। और पश्चिम में आखिरी कहां तक जाती है, पंजाब तक जाती है, जहां पर औसत वर्षा कितनी होती है, 80 सेंटीमीटर होती है। तो ये कहना पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वार्षिक वर्षा घटती जाती है, तो दूसरा कथन आपका सही है। अब बात करते हैं पहले कथन की। तो पहला कथन ये कह रहा है कि दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत, ठीक है, ये हो गया दक्षिणी भारत और ये हो गया आपका उत्तरी भारत। तो दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है। ठीक, अब देखिए दक्षिण भारत में ये प्रवेश करती है केरल में कब, जून में, 1 जून में। ठीक, और फाइनली लौटते मानसून की बात करें तो वो आती है तमिलनाडु में नवंबर को। ठीक, यानी जून से नवंबर दक्षिण भारत में। यहां पर हम देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में यह जून से नवंबर तक बनी रहती है, जबकि उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत स्टार्ट हो जाता है आपका ये महाराष्ट्र और ये फिर और ऊपर ले तो ये आपका उत्तर भारत हो जाता है। तो मानसून की अवधि सामान्यतः जून से सितंबर तक। ठीक है, जून के एंडिंग की बात करें तो जून की एंडिंग तक ये क्या हो जाता है, महाराष्ट्र, मतलब 1 जून को आपका केरल, ठीक है, 5 जून को कर्नाटक, 10 जून को महाराष्ट्र और 15 जून के बाद से ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, उत्तर भारत में फैल जाता है। और जून के एंडिंग तक और जुलाई तक, 30 जुलाई तक ये फाइनली पूरा उत्तर भारत में सक्रिय हो जाता है। तो ये कहना कि जून से, और लौटता मानसून सितंबर से क्या हो जाता है, लौटने लगता है और फिर ये लौटते हुए बारिश तो करवाता नहीं है और फिर बंगाल खाड़ी तक चले जाता है। तो जून से लेकर सितंबर माह के बीच होती है उत्तर भारत में। अगर मानसून की बात करें तो जून से सितंबर माह तक, ठीक है, और दक्षिण भारत में जून से नवंबर तक बनी रहती है। यानी कि दक्षिण भारत में मानसून की अवधि अधिक और उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है। ठीक है, यानी कि पहला कथन है क्या है आपका, सही है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सबसे पहला कथन, हिमोड, ठीक है, के जमाव को करेवा कहा जाता है।
ठीक, अब यहां पर देखिए कश्मीर हिमालय में हिमोड के जमाव को, क्योंकि ग्लेशियर द्वारा बहाकर लाए हुई मिट्टी को कहते हैं हिमोड, ठीक है, के जमाव को क्या कहा जाता है, करेवा। ठीक है, तो ये पर्वतीय प्रदेश से क्या होती है, नीचे की ओर बहते हुए जो हिमोड होती है वो आके घाटी प्रदेश में क्या होती है, जमा होती है, और यहां पर जाफरान यानी कि केसर की क्या की जाती है, खेती की जाती है। तो ये करेवा जगह पर, ठीक है, क्या की जाती है, केसर की खेती की जाती है। तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन कहता है कि उच्च क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। तो यहां पर आप देखिए वृहद हिमालय की घाटियों में मुख्यतः भोटिया जनजाति का अधिवास है। ये खानाबदोश समूह है जो ग्रीष्म काल के दौरान बुग्याल यानी कि उच्च क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है, की ओर प्रवास करते हैं, और शीत ऋतु जब आती है तो शीत ऋतु में घाटी में लौट जाते हैं। ठीक है, तो उच्च क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को क्या कहा जाता है, बुग्याल। ये आपका कथन क्या है, सही है। अब तीसरा कथन है कि द्वार स्थलाकृतियां चाय बागानों के लिए विकास के लिए जानी जाती हैं। ठीक, तो द्वार स्थलाकृति, तो यहां पे देखिए दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में द्वार स्थलाकृतियां पाई जाती है। इनका प्रयोग चाय बागानों के विकास के लिए किया जाता है। तो द्वार स्थलाकृतियां चाय बागानों के विकास के लिए जानी जाती है। तो तीसरा कथन भी आपका क्या है, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही क्या है आपका सही है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का प्रयोग रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं होता। यहां पे पूछा है। ठीक है, यहां पे देखिए रेशम कीटों के पालन के लिए कौन सा पौधों की पत्तियों का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर देखिए शहतूत का रेशम, अरंडी का रेशम, बाज का रेशम, लेकिन सागौन का रेशम नहीं होता। तो यहां पर देखिए उपयुक्त में से सागौन की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों के पालन में नहीं होता। रेशम कीटों के पालन के लिए शहतूत, विशेषकर सफेद वाला, अरंडी, बाज आदि पौधों की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि कुल सस्य क्षेत्रफल, सस्य यानी कृषि, कुल सस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो यहां पर देखिए सकल यानी कि कुल बोया गया क्षेत्र यानी कि कुल कृषि क्षेत्रफल, जहां पे आप क्या कर रहे हैं, फसल का उत्पादन कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी वास्तविक बुआई क्षेत्रफल, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, तो ये इसके अनुपात को, ठीक है, इंटू 100 कर दिया तो इसके अनुपात को क्या कहा जाता है, सस्य यानी कृषि सघनता कहा जाता है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 63 ये कहता है प्लेसर निक्षेप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है ये पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ निक्षेप होता है। ठीक, यहां पर देखिए प्लेसर निक्षेप पहाड़ियों के आधार, तो पहाड़ियों का आधार क्या होता है, उसका घाटी क्षेत्र, तथा घाटी तल की रेत में यानी घाटी तल की रेत में जलोढ़ निक्षेप होता है। तो ये पहला आपका क्या है, सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि इन निक्षेपों में सोना, चांदी व प्लेटिनम जैसी महंगी धातुएं पाई जाती है। ठीक, दूसरा एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम प्रमुख है। तो यहाँ पर सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी महंगी धातुएं पाई जाती है। तो दूसरा कथन भी आपका सही है, यानी कि पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि भारत में तेल शोधन कारखानों का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रम उनके स्थापना काल के संदर्भ में सही है। ठीक है, अद्यतन से प्रारंभ होकर। यहां पर देखिए व्याख्या में देखिए भारत में उपयुक्त तेल शोधन कारखानों का स्थापना और उसके काल के संदर्भ में सही क्रम। ठीक है, तो गुवाहाटी असम में 1962, बरौनी बिहार 1964,
हल्दिया पश्चिम बंगाल 1975, मथुरा उत्तर प्रदेश 1982। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगर इनको बढ़ते क्रम में देखा जाए, स्थापना अद्यतन से प्रारंभ होकर, मतलब शुरुआत से लेकर अगर हम बात करें, यहाँ पे गुवाहाटी पहला 1962, फिर 1964 बरौनी, हल्दिया 1975 और 1982 आपको क्या होगा, मथुरा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपको क्या होगा, सही जवाब होगा। नमस्कार, आज हम टेस्ट नंबर 32 के संविधान के प्रश्नों का विश्लेषण देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 65। एक मामले में उच्चतम न्यायालय को अपील हो सकेगी यदि इसमें अंतरग्रस्त है। आप ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है विधि का एक प्रश्न, ऑप्शन बी है विधि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑप्शन सी है विधि का एक सारवान प्रश्न और ऑप्शन डी है विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न। इसका सही उत्तर होगा सी, विधि का एक सारवान प्रश्न। आप जब इसे देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 133 और 134 में सुप्रीम कोर्ट में सिविल मामले और आपराधिक मामले में अपील का प्रावधान किया गया है। वहां पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्निहित होगा तो उस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकेगी। विधि के सारवान प्रश्न का अर्थ ये होता है ऐसा प्रश्न जिसका अर्थ दो कोर्ट सही नहीं समझ पा रहे हैं। मान लीजिए किसी मामले में यदि जो लोअर कोर्ट है या ट्रायल कोर्ट है वो अपना डिसीजन कुछ और देता है और अपर कोर्ट उसको बिल्कुल बदल देता है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा माना जाता है कि संबंधित मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्निहित है और ऐसे मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। सही उत्तर है सी, विधि का सारवान प्रश्न अंतर्निहित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 66। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आपका पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, ऑप्शन बी है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है स्वयं ही पदभार ग्रहण कर लेते हैं और ऑप्शन डी है विधि मंत्री। तो आप सभी जानते हैं कि 124 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी शपथ के बारे में बात करता है और उनको शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो आर्टिकल 124 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 67 में चलते हैं। भारत में एक नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए भारतीय संविधान में संशोधन पारित होना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है आपसे कि एक नए राज्य के सृजन के लिए संविधान में किस प्रकार से संशोधन पारित होना चाहिए। तो जो आपका पहला ऑप्शन है संसद में साधारण बहुमत से ऐसा संशोधन पारित हो सकता है, ऑप्शन बी है संसद में साधारण बहुमत से और कम से कम आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन से, तीसरा ऑप्शन है संसद में 2/3 बहुमत से और कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन से और ऑप्शन डी है संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। तो आप सभी जानते हैं कि इसकी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 3 में दी हुई है जिसमें नए राज्यों के निर्माण की पूरी प्रक्रिया वर्णित है और उस प्रक्रिया में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी नए राज्य का निर्माण भारतीय संसद को करना है तो वो साधारण बहुमत से ऐसा कर सकती है। इसके लिए किसी भी प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता संसद को नहीं होती। एक नए राज्य का निर्माण करने की सभी शक्तियां संसद के पास होती हैं। 5th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर संशोधन किया गया है। तो इस संशोधन में केवल ये शामिल किया गया है कि यदि किसी नए राज्य का निर्माण करना है तो इस विधेयक को एक बार संबंधित राज्य के पास उसकी राय लेने के लिए भेजा जाता है, परंतु इस राज्य की राय को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं होती। अर्थात किसी नए राज्य के निर्माण की संपूर्ण शक्ति भारतीय संसद के पास होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भारतीय संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 69। गतिरोध की अवस्था में निम्नांकित को पारित करने हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आवश्यक है। तो यदि गतिरोध हो जाए, आप सभी जानते हैं कि 6 माह तक यदि किसी विधेयक पर गतिरोध हो तो ऐसे विधेयक पर एक ज्वाइंट सीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जा सकती है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि किस विधेयक में ऐसी ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है। ऑप्शन ए है संविधान संशोधन विधेयक। जी नहीं, संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक होता है, इसमें ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है। धन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 110 धन विधेयक के विषय में बताता है, यहाँ भी ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। धन विधेयक के संदर्भ में सभी अधिकार लोकसभा के पास होते हैं। राज्यसभा केवल 14 दिनों के लिए धन विधेयक को रोक सकती है, तो ये उत्तर भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का संकल्प। जी नहीं, महाभियोग के लिए 61 में इसकी प्रक्रिया दी हुई है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की। वहां पर भी बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए दोनों सदनों में से अलग अलग पास कराना आवश्यक है, ज्वाइंट सीटिंग यहाँ नहीं हो सकती।
तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान में ज्वाइंट सीटिंग की व्यवस्था केवल साधारण विधेयक के संदर्भ में है। किसी भी संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक या राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित विधेयक में ज्वाइंट सीटिंग की व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों के दल बदल के आधार पर अनर्हता के प्रश्न का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों के दल बदल के आधार पर अनर्हता पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जनरली अगर किसी लोकसभा सदस्य के अनर्हता का निर्णय लेना हो तो ऐसा निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है, परंतु यदि दल बदल के आधार पर अनर्हता हो तो इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और ये निर्णय लोकसभा अध्यक्ष दल बदल अधिनियम के आधार पर करता है। देखिए, दल बदल अधिनियम भारतीय संविधान की अनुसूची 10 में शामिल है और इसे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा शामिल किया गया था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। उपाध्यक्ष के द्वारा, जी नहीं, उपाध्यक्ष दल बदल के आधार पर निर्भरता का निर्णय नहीं लेता। राज्यसभा के सभापति द्वारा, जी नहीं, ये लोकसभा का मामला है, राज्यसभा के सभापति इसके संदर्भ में निर्णय नहीं ले सकते। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, जी हाँ, लोकसभा के अध्यक्ष दल बदल के संदर्भ में निर्भरता के लिए निर्णय लेते हैं। राष्ट्रपति दल बदल को छोड़कर अन्य सभी मामलों में निर्भरता के लिए निर्णय लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संदर्भ में संविधान पूर्णतः मौन है। संविधान इसे प्रतिबंधित करता है। संविधान में केवल एक बार पुनर्निर्वाचन को विहित किया गया है। संविधान अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचन विहित करता है। आप सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था को बताया गया है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर जिस पुनर्निर्वाचन की बात की गई वो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में की गई है। तो उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संदर्भ में संविधान मौन है। संविधान में इस संदर्भ में कोई भी व्यवस्था नहीं बताई गई है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, संविधान मौन है। तो ये हमारे टेस्ट नंबर 32 के संविधान के प्रश्नों का विश्लेषण था। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, उड़ान आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यहाँ पर जो हमारा टेस्ट सीरीज है उसका जो इस सप्ताह आपका जो टेस्ट हुआ है उसमें इकोनॉमिक्स के सवाल को हम देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से सवाल आए थे और उसका क्या क्या उत्तर होना चाहिए और उससे संबंधित जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सीधे हम बात करते हैं। टेस्ट नंबर हमारा 32 है ये, और 32 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रथम तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि दर क्या है। जब भी आपका एग्जाम रहता है उसके 6 महीने पहले तक का डेटा को आपको याद रखना चाहिए। तो जो आपका 20-21 का पहला तिमाही आया है -7.5% का ग्रोथ रेट अभी हमको मिला है, और अभी दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं जो है माइनस में चल रही है, और इसका प्रत्यक्ष कारण कोविड महामारी है, ये हम जानते ही हैं। और कुछ अनुमान जो है लगातार और आ रहे हैं कि अभी कम से कम 6 महीने तक ये माइनस में ही चलते रहेगा। ठीक, तो कुछ अनुमान अभी आएंगे, वर्ल्ड बैंक के आएंगे, IMF के आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, वो पूरे 2020 और 21 के लिए रहेंगे। तो हमको इन जो बड़े आपके संगठन हैं इनका डेटा को भी याद करना चाहिए। तो यहां पर हमको केवल इतना याद रखना है कि फिलहाल कितना चल रहा है हमारा फर्स्ट क्वार्टर में -7.5 चल रहे हैं, इतना इसको याद रखना है। आगे हमारे पास जो सवाल है वो ये है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है। यहां पर देखिए इस शब्द को भी हमको पकड़ना है कि ये सकल पूछ रहे हैं कि निवल पूछ रहे हैं। तो यहां पर हमको पूछ रहा है पर कैपिटा इनकम में सकल वाला, तो सकल वाला जो है आपका वो भी स्थिर मूल्य पर पूछ रहे हैं, इसको भी याद रखिए। तो सकल वाला स्थिर मूल्य पे हमारे पास है पर कैपिटा इनकम 83,075 रुपए, और अगर इसी को निवल कर देता तो कितना हो जाता, ये 98,281 रुपए हो जाता अगर इसको प्रश्न में निवल पूछता। तो हमको सकल और निवल को भी ध्यान देना चाहिए। कई बार क्या करता है वो सकल और निवल कुछ को नहीं देता, तो वहां पर हमको ऐसे में कंडीशन अप्लाई ऑप्शन को चूजमेंट करना पड़ता है। ठीक, तो इस तरह से यहां पर ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारे पास सवाल है, रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय कितना निर्धारित किया था। जब गरीबी का मापन करना था तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। जब हमारे पास 6-5 ईयर प्लान चल रहा था तो क्या किया गया था, उपभोग व्यय जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी पर डे और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी पर डे इसका मानक था। उसके बाद जो है उपभोग के बाद हमने देखा उपभोग व्यय का कॉन्सेप्ट आया कि उपभोग में हम कितना खर्चा करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका रंगराजन समिति है
ये 2012 में आया था और 2012 में अपना रिकमेंडेशन दिया था कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति 32 रुपए या 972 रुपए महीने खर्च करता है अपने उपभोग के व्यय में, शहरी क्षेत्र में क्या होता है, खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है, महंगाई ज्यादा होती है, तो 47 रुपए पर डे या फिर 1407 रुपए पर मंथ अगर इतना अपने उपभोग व्यय में खर्च कर देता है, ठीक, या उससे कम करता है तो क्या है, वो गरीब है, और उससे ऊपर कर देता है तो वो गरीब नहीं है। तो यहां पर रंगराजन समिति का पूछा है। ऐसे ही आपको तेंदुलकर समिति का, जो कि 2008 में आया था, इसका भी डेटा आपको याद रखना चाहिए। ठीक, तो तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति और आपका 6 ईयर प्लान में जो आपका आया था कैलोरी मानक को, ये तीनों को आपको पढ़ना चाहिए, यहां से सवाल फंसते हैं। ठीक, तो इस तरह से यहां पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहां पर जो प्रश्न पूछा है ग्रामीण क्षेत्र का पूछा है, तो ग्रामीण क्षेत्र का कितना रुपए हो जाएगा आपका, 32 रुपए हो जाएगा। अगर इसी को शहरी क्षेत्र पूछता तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 47 रुपए हो जाता। चलिए और आगे देखते हैं। अगला हमारे पास सवाल है आपका हरित जीडीपी की अवधारणा, फैक्चुअल कॉन्सेप्ट है आपका ये जो है हमारे सतत विकास से संबंधित है। इसमें जो है विकास की अधिकतम रूपरेखा को हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं और इसके साथ साथ हमको ये देखना है कि अधोसंरचना का विकास जो है स्थिर संरचना के रूप में लगातार आगे बढ़ते रहे। ठीक, उसके साथ साथ पर्यावरणीय अवधारणाओं को, मानवीय आकांक्षी अवधारणाओं को भी यहां पर देखा जाता है। तो इस तरह से जो हरित जीडीपी का सार है ये क्या है कि हमको पर्यावरणीय समृद्धि को भी देखना है, पर्यावरण के विकास को भी देखना है और उसको अपने जीडीपी से जोड़ करके आंकड़े को सामने लाना है। इसी को हम बोलते हैं हरित जीडीपी। तो इस तरह से इसका निष्कर्ष क्या होगा, आपका सतत विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आपका यूएनडीपी के द्वारा लाया गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आपका हरित जीडीपी का कॉन्सेप्ट आपका यूएनडीपी के द्वारा लाया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो है कर की जो प्रणाली है, जिसमें हम देखते हैं कि एक होता है प्रगतिशील, दूसरा होता है अनुपातिक, तीसरा होता है प्रतिगामी। सबसे पहले इसको जानना है आपको कि प्रगतिशील कर प्रणाली क्या होता है। प्रगतिशील में क्या होता है, आप जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा टैक्स देना है आपको। ठीक, जितना ज्यादा आपका इनकम होगा टैक्स का परसेंट दर आपको ज्यादा होगा। इसका मतलब यह है कि जो 10 लाख रुपए कमाता है उसको हो सकता है कि केवल 20% टैक्स देना पड़े, लेकिन जो 1 करोड़ कमाता है उसको 30% टैक्स देना पड़ सकता है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, प्रगतिशील, जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा आपको टैक्स का परसेंट देना पड़ता है। अनुपातिक में कोई मतलब नहीं, सबके लिए उतना ही है। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके देश में 10% टैक्स है, 1 लाख का 10%, 2 लाख का भी 10%, 3 लाख का भी 10%, इसका मतलब जितना कमाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो परसेंट आपका सेम रहेगा। तो ये अनुपातिक प्रणाली हो गया। प्रतिगामी जो होता है आपका प्रगतिशील का उल्टा होता है। अगर आपका इनकम ज्यादा होगा तो टैक्स परसेंट का दर आपका कम होगा। ठीक, तो इसको आपको यहां पर शॉर्ट में इतना ही समझना है। अब यहां पर जो आपको ग्राफ दिख रहा है उसमें आप देख रहे हैं बीच में क्या देख रहे हैं, आपको एक सिमिलर लाइन खींचा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि बीच वाला अनुपातिक होगा, एक समान अनुपात से बढ़ रहा है। तो बीच में अनुपात कहां दिख रहा है आपको, यहां तो दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपका ए और सी में से आंसर आएगा। तो उसके बाद आपको देखना है एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमको ए जो आपका ए जो बिंदु है उसमें आप क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास जो ए बिंदु है उसमें हम ग्राफ को लगातार नीचे जाते हुए देख रहे हैं, और जो आपका सी बिंदु है ये जस्ट इसके उलट है। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो प्रगतिशील और प्रतिगामी एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं ए बिंदु में कि जितना ज्यादा कमा रहे हैं उतना ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, और प्रतिगामी में क्या देख रहे हैं हम, इसका जस्ट उल्टा हो रहा है, जितना ज्यादा कमा रहे हैं उतना टैक्स का परसेंट कम दिख रहे हैं। तो इस तरह से आपका एक तो आपका ए प्रगतिशील दिख रहा है हमको, बी हमको जो है अनुपातिक दिख ही रहा है, और सी हमारा प्रतिगामी दिख रहा है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन ए होगा ये यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये आर्थिक नियोजन से संबंधित एक किताब है जो कि 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा जो है इसको लिखा गया था। तो इस किताब को कई बार एग्जाम में पूछा है, और कब लिखा गया ये भी याद रखना, 1934 अपना कब लिखा गया ये भी याद रखना, 1934 इसका डेट है ना। चलिए, तो यहां पर कब लिखा गया है, तो 1934 में ये किताब लिखा गया है, ये हमको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे है। जितने भी रेवोल्यूशन हुए इकोनॉमिकल क्षेत्र में इसको आपके एग्जाम में पूछता है। जैसे कि यहां पर पूछा है आपका स्वर्ण रेशा, तो स्वर्ण रेशा का सीधा संबंध है आपका पटसन या जूट से,
और भी हमारे पास जो 10-15 क्रांतियां हैं उसको आपको याद करके जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला हमारे पास सवाल है वर्तमान समय में नवरत्न कंपनियों की संख्या। ठीक, एक होता है आपका महारत्न कंपनियां और एक होता है आपका नवरत्न कंपनियां। तो महारत्न कंपनियों की संख्या 10 है, ये आपको याद रखना। और जो नवरत्न कंपनी है इसकी संख्या वर्तमान में 14 है। कुछ दिन पहले तक 16 था, 2 इसमें से यहाँ आ गए हैं। तो वर्तमान में कितना है आपका? नवरत्न में 14 और महारत्न में 10। महारत्न कंपनियों का आपको नाम और स्थापना वर्ष भी याद करके एग्जाम में जाना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से हमने जो है इकोनॉमिक्स में आए हुए प्रश्नों को देखा और इसका एनालिसिस किया और इससे संबंधित जो भी अन्य तथ्य थे उस पर भी विचार किया। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे की बात आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है उड़ान आईएएस एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग टेस्ट नंबर 32 में साइंस के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, क्लियर। जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जल एक अध्रुवीय अणु है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, उच्च गलन उष्मा, उच्च क्वथनांक और द्रव जल में हाइड्रोजन आबंध होते हैं। देखते हैं एक एक ऑप्शन को। तो देखिएगा H2O होता है जल का जो फॉर्मूला है, इसमें HOH मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। और क्या होगा, ये तो पहला, ये वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। ठीक है, इसका 100 डिग्री रहता है बॉइलिंग पॉइंट, ये भी ऑप्शन सही है। उच्च गलन उष्मा, ये भी सही है। जल एक अध्रुवीय अणु है, तो ये क्या है, ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। ये क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है या ध्रुवीय अणु रहता है। तो इसको ध्यान में रखना है। और पोलर मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, वाटर मॉलिक्यूल एक प्रकार का पोलर मॉलिक्यूल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मृदु साबुन के नमूने में सैंपल में होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और सीजियम। तो इसमें पोटेशियम पाया जाता है साबुन में। तो ये सिंपल सा फैक्ट है, इसको आपको याद ध्यान में रखना है। साबुन के सतहों द्वारा साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये आधारित होता है, देखिएगा, पृष्ठ तनाव पर। साबुन क्या कर देगा, जो जल का पृष्ठ तनाव है उसमें क्या करेगा, वृद्धि करता है। और वृद्धि करने से क्या हो जाएगा, जो जल का अणु, जो बड़ा अणु रहता है वो छोटा हो जाएगा। और कपड़ों के बीच का जो क्या रहता है, गैप रहता है, उन कपड़ों के बीच से क्या हो जाएगा, ये आसानी से निकलता है। और निकलने के दौरान डस्ट पार्टिकल को भी अपने साथ बाहर निकाल लेता है और इस प्रकार हमारे कपड़े साफ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? कौन सा मिक्सचर नहीं है? मिक्सचर का परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिला हुआ पदार्थ जिसमें तत्वों के अनुपात निश्चित नहीं होते, अनिश्चित अनुपात में रहते हैं, उसको मिश्रण बोलते हैं। तो वायु विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, ये बचपन से पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं। मृदा, सॉइल में विभिन्न प्रकार के तत्व रहते हैं, ये भी है मिश्रण। समुद्री जल में भी विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। टिन लेकिन क्या है, मिश्रण नहीं है, वो एक प्रकार का तत्व है। और टिन क्या होता है, एक प्रकार का मेटल या धातु होता है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूखा बर्फ या शुष्क बर्फ या ड्राई आइस किसको कहा जाता है? ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब क्या किया जाता है, फ्रीज किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, शुष्क बर्फ का रूप ले लेता है। और क्या होगा, इसको इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, उद्योगों में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया। रक्त क्या है? तो ब्लड एक प्रकार का क्या होता है, इसका आंसर देख लेते हैं। तंत्रिका, पेशी, उपकला, एपिथेलियल या संयोजी। तो रक्त एक प्रकार का संयोजी या कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर, क्या है, रक्त एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है इसमें बहुत सारी कोशिकाएं रहती हैं, इसी कारण इसको उत्तक बोलते हैं। तो कौन कौन सी कोशिकाएं? तो लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स, ये कोशिकाएं हैं। संयोजी क्यों? क्योंकि प्लाज्मा क्या करता है, इन सभी कोशिकाओं को एक साथ कंटेन करके रखा रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता क्या होती है, आयाम के सीधे समानुपाती होती। तो जितना आयाम ज्यादा होगा ध्वनि तरंगों का, उतनी प्रबलता इसकी क्या होगी, ज्यादा होती है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करती है, वो क्या काम करती है ये पूछा गया है फंक्शन। तो इसका सीधा रिलेशन रहता है मेटाबॉलिक रेट या उपापचयी दर। तो ये क्या करेगा, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसका एग्जांपल मेटाबॉलिक रेट का रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ये सभी क्या है, इसका श्वसन और पाचन एग्जांपल है। उपापचयी दर के क्या है, कम ज्यादा होने से या फिर मैनेज नहीं होने से वजन बढ़ भी सकता है, वजन घट भी सकता है, और थायराइड में ये समस्या देखी जाती है जब थायराइड के कारण प्रॉब्लम होता है। तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है आजकल, और इसी कारण एग्जाम में भी क्या होता है, पूछा जाता है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम अपने आहार संश्लेषण कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल सही बात है। सभी विषाणु परजीवी होते हैं। हाँ, विषाणु अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, वो ये तो अपवाद हो गया कि कुछ कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस। अधिकांश जो विषाणु क्या रहते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। प्रजनन करने के लिए जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है, तभी वो डिपेंडेंट रहते हैं दूसरे के ऊपर। और परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान होते हैं। देखिएगा ये वेरी करता है लाइफ साइकिल इसका, नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का है, तो ये केमिकल पदार्थों के समान तो नहीं रहता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो ए वाला ऑप्शन क्या है, सही नहीं है, बाकी सभी सही है। ठीक, अधात्विक खनिज कौन सा है? धातु और अधातु में क्या फर्क होता है? धातुओं में विशिष्ट चमक रहती है, उससे ध्वनि निकलती है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ये धातु दिखने में ठोस रहेगा। क्लियर? तो इसमें से क्या हो जाएगा, अभ्रक या माइका जो है वो क्या रहता है, अधातु है। और इसमें बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है, धातु है। कॉपर या तांबा धातु है, लोहा धातु है। तो ये हमको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अभ्रक से क्वेश्चन आ चुका है 1-2 बार। पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास अवनति दर कहां पे मिलती है? हमारे जो क्या है, पृथ्वी का जो सतह है उससे ऊपर क्या है, 5 सतहें हैं लगातार, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल मंडल। तो जैसे ही हम लोग पृथ्वी की सतह से लगातार ऊपर जाते हैं तो लगभग 162 मीटर की ऊंचाई पे, लगभग है ये 160-65 का रेंज है, तो 162 मीटर की ऊंचाई पे लगभग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो इस रेंज से क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर जाते जाएंगे और तापमान क्या होता है, लगातार कम होता जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये कहां पे घटना घटती है, तो ये घटना घटती कहां पे, क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉज की ऊपरी सीमा। तो ये क्या है, क्षोभ मंडल में ये घटना देखने को मिलती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण से। पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है, तो प्रोटीन का निर्माण है ये आंसर, ऑप्शन इसका। तो प्रोटीन का निर्माण का कोई लेना देना नहीं है। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, पौधे क्या करते हैं, अपने पत्तियों से क्या करेंगे, जल को बाहर निकालते हैं, जल वाष्प को बाहर निकालते हैं, उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन, उसका वायु प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है। श्वसन से क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन को लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो वायु प्रदूषक गैस है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे, पौधा ग्लूकोज को बनाता है भोजन और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालेगा। तो ऑक्सीजन गैस के बाहर निकलने से क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो क्या रहता है, बराबर रहता है। क्लियर? तो ये क्या है, घटना क्या करेगी, वायु प्रदूषण को कम करेगी। तो ये ऑप्शन में से, चारों में से सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। टेस्ट क्रमांक 32 के प्रश्न क्रमांक 92 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2020 का गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड जीता है? और इसका सही आंसर है SAIL सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसरो ने अंतरिक्ष स्थित जागरूकता के लिए किस नाम से समर्पित एक नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? और इसका नाम है नेत्र। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है?
तो देखिए यूएनडीपी के द्वारा जो जारी किया गया है मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत का जो क्रम है वो है 131वां। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्ष 2030 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वर्ष 2030 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा कतर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? अब हम सभी जानते हैं कि भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी के अवसर पर हर साल कोई ना कोई एक प्रमुख व्यक्ति को हम इनवाइट करते हैं मुख्य अतिथि के रूप में। तो इस बार जो 26 जनवरी 2021 के लिए है, इस बार जो मुख्य अतिथि होंगे वो है हमारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। रामाराम किस जिले में स्थित है जहां से पर्यटन रथ की शुरुआत हुई? इसका सही आंसर है जिला सुकमा। और याद रखें रामाराम इसका नाम आया है, आप देखेंगे तो राम वन गमन पथ के अंतर्गत। ठीक है, इसे भी हम क्या कर रहे हैं, राम वन गमन पथ के अंतर्गत इसे पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए। रणजीता स्टेडियम राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है विकल्प डी, जसपुर जिले में। ठीक है, अगला सवाल देखिए। मांदर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर है वितत प्रकार का वाद्य यंत्र है। देखिए मुख्य रूप से देखिए तत्, वितत, धन और सुशीर या सुधीर, ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, जिसमें से वितत वाद्य क्या होता है, यह 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एक मुखी, दूसरा होता है 2 मुखी। अब उसमें से अगर मांदर देखा जाए तो यह है 2 मुखी प्रकार का वाद्य यंत्र। एक तरफ से पतली आवाज आती है, एक तरफ से थोड़ी मोटी आवाज आती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वितत प्रकार का वाद्य यंत्र। ठीक बात, अगला सवाल देखते हैं। अंतरजातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि की कितनी राशि प्रदान की जाती है? अब इसका सही आंसर है 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए अंतरजातीय विवाह करने पर विवाहित जोड़ों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये आदिम जाति विकास विभाग के अंतर्गत संचालित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से टेस्ट क्रमांक 32 के प्रश्नों का विश्लेषण हमने देखा। धन्यवाद।